ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार वोटिंग से जुड़ी हुई हर अपडेट तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ अब आपको दिखा देते हैं वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और कितना रहा। और आपको दिखा दें दमोह में इस वक्त वोटिंग परसेंटेज जो है 13.34% हो चुका है। होशंगाबाद की यदि बात करें तो होशंगाबाद में 15.95% वोटिंग अब तक हो चुकी है और इस सीट पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 15 लगभग 16 पहुंच गया है और बहुत जल्द ये और बढ़ेगा ऐसी हम उम्मीद करें। ये देखिए एक और जो परसेंटेज है खजुराहो का 13.44% वोटिंग अब तक हुई है और इसे थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि 9 बजे तक का ये अपडेट है, तो उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में परसेंटेज बढ़ेगा। खजुराहो के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम दमोह लोकसभा क्षेत्र की, जहां दमोह में 13.34% वोटिंग अब तक हो चुकी है और इस वोटिंग परसेंटेज को अभी और बढ़ाना है। और इसके अलावा कुछ और ड्रोन्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इस ड्रोन को आगे चलता करते हैं और अब बात करेंगे हम सतना लोकसभा सीट की। सतना में अब तक वोटिंग परसेंटेज जो है वो 13.59% वोटिंग परसेंटेज हो चुका है और 13.59% का मतलब आप समझिए कि बहुत कम अभी रहा है। ये 9 बजे तक की हालांकि स्थिति है ये। और उसके बाद अब अगला जो टीकमगढ़ से आंकड़ा आ रहा है, ये ड्रोन लेकर आया आंकड़ा दिखा रहा है 13.36% टीकमगढ़ में वोटिंग अब तक हुई है और इस वोटिंग परसेंटेज के आगे बढ़ने की संभावना है। कांकेर की भी बात करेंगे, राजनांदगांव महासमुंद छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग परसेंटेज है कांकेर की आ गई है। देखिए तस्वीर, कांकेर में 17.52% वोटिंग परसेंटेज अब तक हो गया कांकेर लोकसभा सीट पर, जहां की इस वक्त वोटिंग परसेंटेज अभी तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एक और ड्रोन जो राजनांदगांव से चला आ रहा है सीधा, और ये राजनांदगांव से खबर क्या लाया है, 14.59% वोटिंग परसेंटेज यहां पर दिखाई दे रहा है। और राजनांदगांव से ये ड्रोन जो आंकड़े लेकर आया है, ऐसा एक और आंकड़ा महासमुंद से चला आ रहा है। ये देखिए 14.33% वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का ये दिखा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कुछ और बढ़ेगा। जाइए संदेश दीजिए उन लोगों को भी जो अभी तक घरों से बाहर नहीं निकले, महासमुंद के लोगों को बोलिए कि वो आए ग्राउंड में, मतदान केंद्रों पर आए। और कांकेर के लोग भी चूंकि अभी निकल ही रहे हैं, 17% 52 लगभग वोटिंग परसेंटेज हो गया है, तो कांकेर के लोगों ने अच्छा संदेश दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि और भी लोग इससे जरूर इत्तेफाक रखेंगे और इससे जरूर प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारी सहयोगी अंशिका भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंशिका, ओवर टू यू। बिल्कुल आशीष, और हमारी ग्राफिक्स की टीम में वाकई में शानदार तरीके से डिजाइन किया और बताया है कि आखिर कहां पर कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर हम मुसलमानों के पहले हक का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलना चाहिए। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से मुसलमानों को तरजीह देने की रही है। तो बीजेपी के द्वारा पोस्ट किया गया ये बयान, मनमोहन सिंह का उस वक्त का ये बयान अब चूंकि चर्चा में इसलिए भी है, दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले एकदम से ये मुद्दा गरमाया था और क्या इसका प्रभाव वोटिंग परसेंटेज पर पड़ सकता है, क्या इन बातों का जिक्र जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अब सोशल मीडिया पर भी उसका पोस्ट किया गया है मनमोहन सिंह के उस बयान को कोट करके, जिसमें ये बात उठाई गई थी। ओबीसी के बारे में चर्चा हुई थी, तो ओबीसी में भी मुसलमानों को पहले अधिकार मिलना चाहिए, इस बारे में जिक्र किया गया था। मनमोहन सिंह का वो क्लिप आपको दिखाते हैं। Minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I use the word all for all minorities and I added for layer, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस एससी ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को
कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। तो रायपुर से खबर, जहां पूर्व विधायक के घर पर गोली चली है और गोली चलने से प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है। घटना में असिस्टेंट प्लाटून कमांडर घायल हुए हैं। पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले पर गोली चली है। सिविल लाइन स्थित बंगले पर गोली चली है। आज दूसरा चरण है और उससे पहले यह खबर आप देखिए, राइफल सफाई करते वक्त गोली चली और गोली चलने की वजह से मौत का मामला सामने आया है। पूर्व विधायक के घर पर गोली चली है और गोली चलने से प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है। राइफल सफाई कर रहे थे और इसी बीच गोली चल गई। पूर्व विधायक के घर पर यह गोली चली है। गोली चलने से प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है। हालांकि राइफल सफाई करते वक्त ही गोली चली। सिविल लाइन स्थित बंगले पर गोली चली है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, क्या है आखिर ये पूरा मामला? ये जो आशीष कर्मा के सुरक्षा में लगे हुए वीआईपी सुरक्षा कंपनी के एपीसी है राजकुमार दोहरे और प्रधान आरक्षक अजय सिंह पुलिस बैरक में अपने हथियारों की नियमित सफाई कर रहे थे और ऐसी पुलिस ने जानकारी दी है। और इस बीच नियमित सफाई के दौरान ये गोली है वो चली है और एपीसी की हथेली को पार करते हुए ये प्रधान आरक्षक दाहिने के सीने पर लगी है, जिससे प्रधान आरक्षक की मौत हो गई है और एक जो आरक्षक है इस गोली चलने की घटना से घायल है, जिसका उपचार वहां पर कराया जा रहा है। और ये तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच की ये घटना है। पूर्व विधायक है जो उनके बंगले में ये तैनात थे, देवती कर्मा उसके बंगले पर ये तैनात थे। इस दौरान जो हथियार की सफाई कर रहे थे तब ये गोली चली। फिलहाल पूरे मामले की जांच है वो पुलिस भी कर रही है और सीधा जो राइफल है उसकी गोली हथेली को चीरती हुई जाकर के सीने में लगी थी और जिस दौरान मौत हो गई। बिल्कुल, और ये जो पूरी घटना हुई है इससे निश्चित रूप से एक सनसनी जरूर है। युगल, अभी इस पूरे मामले में पूर्व विधायक का कोई बयान आया हो? मामले पर अभी किसी तरह के बयान नहीं आए हैं और आपको याद होगा अभी लगभग 1.5 बजे पहले जो मंत्रालय की सुरक्षा में लगा हुआ जवान था और उसकी राइफल एक एक्सीडेंटल फायर हुआ था, 8 गोलियां चली थी। और ये दूसरी घटना है कि 15 दिनों के भीतर दूसरी इस तरह की घटना हुई है। एक अभी जो राइफल से गोली चली है वो सफाई के दौरान चली है, ये बताया जा रहा था। और जो पीएसक्यू मंत्रालय के पास बिल्कुल, और इस पूरे मामले में आगे पुलिस क्या कुछ अपडेट देती है, पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, युगल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। फिलहाल ये जो जानकारी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक देवती कर्मा के बंगले पर यह गोली चली है। राइफल की सफाई के दौरान बताया जा रहा है कि ये गोली चल गई गलती से और इसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर तैनात एक आरक्षक को ये गोली लग गई। तो 9 बजे तक कितना मतदान हुआ है, कहां कितने प्रतिशत तक मतदान हुए हैं, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन किस किस ने वोट डाल दिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। वो 8 तस्वीर सबसे पहले आप नजर डालिए उन 8 तस्वीरों पर। 8 तस्वीरों में आप देखेंगे कि आखिर कौन कहां पर पहुंचा और वोट डाला है। बेंगलुरु की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नारायण मूर्ति, राहुल द्रविड़ पहुंच चुके हैं। झालावाड़ में वसुंधरा राजे वोट डाल चुकी हैं, भोला सिंह वोट डाल चुके हैं। इसके अलावा त्रिशूर में भी वोट डाल चुके हैं सुरेश गोपी और वी मुरलीधरन तिरुवनंतपुरम में वोट डाल चुके हैं। बाड़मेर की बात करें तो कैलाश चौधरी और सीपी जोशी भी वोट डाल चुके हैं चित्तौड़गढ़ में। और ये 8 तस्वीरें बेंगलुरु से इन्फोसिस के प्रमुख नारायण मूर्ति
और दुनिया में अपने सोच, अपने प्रयास के लिए जाने जाते हैं। और कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये 4 और तस्वीरें। मतदान केंद्र पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दमोह में हमने देखा, तो सतना में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और ऐसा ही उत्साह टीकमगढ़ में भी लोगों में दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि ये जो 4 तस्वीरें हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, तो ये 4 तस्वीर तो मध्य प्रदेश की आप देख ही रहे हैं, लेकिन और देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीरेश ठाकुर की आप तस्वीर देख रहे हैं जो लाइन में खड़े होकर वोट डालने के लिए गए। अभिषेक सिंह की तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व सांसद है जो कि बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। तो ये बेहद ही खास जो पल है वो है, और ऐसे में जो वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। सबसे पहले मतदान और उसके बाद जलपान, इसी चीज को फॉलो करते हुए तमाम लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। और जो फर्स्ट वोटर्स है वो तो काफी ज्यादा खुश है। उनका ये कहना है कि पहला वोटर बनकर उन्होंने अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी पूरा कर दी है, क्योंकि सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे, 7 बजने का इंतजार करते। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, बिल्कुल, देखिए विक्रम उसेंडी हमारे साथ मौजूद है। वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं, विधायक हैं और बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। आदर्श केंद्र है यहाँ पर जो है वो वोट डालने के हैं बोंदानार में, और उनसे बातचीत करते हैं। विक्रम उसेंडी जी, आज मतदान केंद्र पे आए हैं आप अपने वोट कास्ट करने तो ये आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये आदर्श मतदान केंद्र है और यहाँ पर वोट डालने के लिए वो आए हुए हैं। और अगर ये बात करें तो ये काफ़ी संवेदनशील जो है वो मतदान केंद्र है, और यहाँ पर लगातार जो है वोटिंग को लेकर आसपास का जो इलाका आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लाल आतंक है उसके साए जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और विक्रम उसेंडी जो है उनका ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पर वो वोट डालने के लिए आते हैं। और करीबन यहाँ पर अगर बात करें तो 1098 पुरुष मतदाता हैं और 1098 जो है कुल मतदाता हैं। पुरुष जो है 542 हैं और महिलाएं जो है वो 556 जो वोटर्स हैं वो हैं। और आप देखिए कि लंबी लंबी कतारों के साथ में वो यहाँ पर जो है वो वोट डालने के लिए खड़ी हुई हैं। और हम थोड़ी देर में विक्रम उसेंडी से बात करेंगे। इधर अगर हम बात करें तो काफी उत्साह जो है बस्तर के इंटीरियर जो इलाके हैं वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और कांकेर जो है वो काफी वाकई में जो वोटर्स हैं उन्होंने तो सुबह से ही यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू कर दिया था, और अच्छे वोट परसेंटेज है कांकेर के, तो 17% लगभग बताया जा रहा है। यानी एक्साइटेड है वोटर्स, खुश हैं आज के दिन। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें पूरा अगर कांकेर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी अगर कहें तो वो टक्कर जो है वो कांटे की मानी जा सकती है। एक तरफा कहीं भी आपको नहीं लग रहा है। अगर हम बात करें कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो मांस मटन की बात हो, चाहे मंगलसूत्र की बात हो, चाहे विरासत टैक्स की बात हो, लेकिन अगर आप बस्तर के इंटीरियर इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है इस तरीके से के जो मुद्दे हैं वो नहीं दिखाई देते। अगर हम बात करें तो ये देखिए, आपको हम ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें हैं आपको, ये वो लोग हैं जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं कहीं ना कहीं उससे महरूम है और ये उसको लेकर वोट डालने के लिए आए हुए हैं। वो तमाम लोग उनसे कहना चाहेंगे जो तमाम तरह की सुविधाओं में रहते हैं और उसके बाद भी घरों से नहीं निकलते, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि कम से कम अपने लिए अगर आपको लगता है कि आपको सुविधाएं मिल गई, आपके पास तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं, तो उसके बाद आप इन लोगों के लिए निकलिए जिन्हें पता नहीं है, जिन तक के ठीक तरीके से अगर हम बात करें तो उस तरह की जागरूकता जो है वो नहीं है। तो इनको देखिए, नंगे पैर ये आए हुए हैं यहाँ पर। इनकी तस्वीरें देखिए, कितने किलोमीटर से चल के आए दीदी? कितना दूर से चल के आए हो? आई हाँ, बहुत दूर से। हाँ, कद दूर चल के आए हो? तो ये विक्रम उसेंडी जो है उनसे बात करते हैं, यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं? जी हाँ, मैं अपने गृह गाँव में वोट डालने आया हूँ। निश्चित रूप से अपने गांव में बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत रहा है और जिस प्रकार से उपस्थिति दिख रही है तो यहाँ पर 2-3 बजे के आसपास अच्छा प्रतिशत मतदान का होने वाला है। जी, मुद्दे क्या लगते हैं आपको? क्योंकि ठीक है, विरासत टैक्स है, मंगलसूत्र, ये तमाम जो पे लगातार विवाद हुए, लेकिन यहाँ पर उसका कहीं असर नहीं दिखता है। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह के मुद्दे हैं? नहीं, देखिए, लोकसभा के मुद्दे तो बहुत अलग रहते हैं, लेकिन लोकसभा के साथ साथ राज्य स्तर के मुद्दे भी रहते हैं। लेकिन एक देश की जनता
प्रधानमंत्री को लगातार पिछले समय से, चाहे वो कोरोना काल में हो जब जनधन खाता खोलने की बात हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे गरीब कल्याण योजना के माध्यम से निःशुल्क चावल देने की योजना अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इम्पैक्ट तो प्रभाव डाल रही है। तो इन योजना के साथ साथ क्षेत्र में जितने भी प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण हो और भी बहुत सारे काम हुए हैं, इन कामों को जनता देख रही, जान भी रही, तो और मोदी जी के नाम से यहाँ पर वोट तो मिलने वाला है। कांग्रेस कहती है कि क्या आपके जो सांसद हैं उनके काम बताने के लिए कुछ नहीं है, जो प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट मांगना पड़ रहा है? नहीं, देखिए काम तो बहुत हुए हैं इस क्षेत्र में। अगर बात करें, मैं भी सांसद था 2014 से 19 के बीच में, हमने प्रेसिडेंट भी रहे हैं आप। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ हमने तो कम से कम इस विकासखंड की बात करूं तो 101 प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण यहाँ हुआ है, 111 कोयलीबड़ा विकासखंड में प्रधानमंत्री सड़क बने हैं। उसके साथ साथ बहुत सारा पुल पुलियों का निर्माण हुआ है, बहुत सारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, तमाम ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। उसके साथ ही साथ आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में जिस प्रकार से पहले आवागमन की व्यवस्था नहीं थी, वो सब सड़कों का एक जाल सा बिछ गया है। ये सब ठीक है, ममता बात करते रहिए, वापस से आपके पास आएंगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजेंद्र शुक्ला जो कि डिप्टी सीएम है मध्य प्रदेश के, वो भी वोट डाल चुके हैं और तस्वीरों में आप देख भी रहे थे और आपने सुना ही कि तमाम जो नेता हैं उनका क्या कुछ कहना। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, इस बार कांकेर में तो अभी तक 9 बजे तक 17% वोटिंग हो चुकी है, अभी भी भीड़ है। अन्य लोकसभा क्षेत्रों की तुलना में यहाँ अधिक का कारण ये आप देखेंगे कि नक्सल प्रभावित 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, जो मात्र 3 बजे तक चलना है। ये एक बड़ा कारण है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बिंद्रा नवागढ़ है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में, और राजनांदगांव में मोहला मानपुर का क्षेत्र आता है। इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समय कम है और जो अन्य लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा है वहां पे इनकी संख्या अधिक है। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, महत्वपूर्ण बात देखेंगे लोकसभा चुनाव में, आप अभी पिछले समय आप देखेंगे तो टोटल छत्तीसगढ़ में जो 24 विधानसभा क्षेत्र तीनों लोकसभा सीटों पर आते हैं, 24 में से 14 पर कांग्रेस का कब्जा है, विधायक है। अभी इससे पता लगाया जा सकता है कि कांग्रेस यहाँ कमजोर स्थिति में नहीं है। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे राजनांदगांव से, जहां 1,11,000 मतों से लगभग संतोष पांडे पिछला चुनाव जीते थे और वर्तमान में सिटिंग एमपी हैं। दूसरी ओर महासमुंद की बात करें तो वहां ताम्रध्वज साहू पूर्व गृह मंत्री है और साहू समाज से आते हैं, और साहू समाज का यहाँ वर्चस्व माना जाता है। लगातार चुन्नीलाल साहू, चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू यहाँ पे सांसद रहे, लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। यहाँ पे ईश्वर साहू को जिस तरह से बीरनपुर घटना को लेकर के मैदान में उतारा है भाजपा ने, और जो उस घटना को लेकर गृह मंत्री रहते हुए वहां ना जाना या उचित कार्रवाई नहीं करना, जैसे सीबीआई जांच की भी घोषणा हो चुकी है बीरनपुर कांड की, एक तमाम विषय है। इसके साथ ही विकास एक बड़ा मुद्दा है। विकास में आप देखेंगे रेल लाइन का मामला बनता है राजनांदगांव क्षेत्र में, स्थानीय विकास का विषय है। रमन सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ क्या विकास काम में योगदान किए हैं, ये एक बड़ा विषय होता है। उसी तरह ताम्रध्वज साहू के क्षेत्र में बात करेंगे, वहां भी रोजगार के अवसर इन तीनों क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में एक बड़ा विषय है। आवास, गरीबी मुक्ति और विकसित भारत की जहां बात की जाती है, तो गरीबी मुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ के तीनों लोकसभा सीटों में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से अभी विक्रम उसेंडी जी कह रहे थे चावल को लेकर के, जो गरीबों को चावल वितरण किया जा रहा है, मुफ्त में इसका असर कितना होता है। आवास समस्या की कितनी, यहाँ पे 18 लाख आवास की घोषणा की गई है, वो कब तक मिल बन के आता है। कुछ जो वादे हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। उमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। उमेश जी, कुछ ऐसे वादे हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। कई बार हमने सुना भी है वोटर्स को, जब हमारे रिपोर्टर्स बातचीत करते हैं, उनका कहना है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें आवास मिल जाए, रोजगार मिल जाए, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें अच्छी सुविधाएं मिल जाए, आने जाने का कुछ साधन हो, रास्ते बन जाए, सड़क नहीं है क्योंकि अच्छे पानी की समस्या होती है कुछ इलाकों में। ये सारी चीजें कब खत्म होंगी? देखिए, निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं, और अगर इसको मैं 2 भागों में बांट करके देखूं कि एक लंबे अरसे से जो काम अधूरे छूट गए हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ और उसके बाद जो कुछ काम रह गए हैं, जैसे पानी की समस्या सुदूर क्षेत्रों के अंदर में आपने बताई, तो वो एक मसला तो है ही है। और जो हमने चुनाव के समय में मोदी की गारंटी को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम किया था, चुनाव के बाद हमें महज 90-100 दिन का समय मिला, उसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। लेकिन उस दरमियान हमने
तमाम वादों को पूरा करने का काम किया, चाहे महतारी वंदन का विषय हो या फिर 18 लाख गरीब परिवारों के आवास की स्वीकृति का विषय हो। आपने एक बात और कोट की कि उनको घर कब मिलेगा, तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उन 18 लाख गरीब परिवारों के आवास को रोकने का काम किया था, हमने उसे स्वीकृति प्रदान की है। जैसे जैसे आवास बनते जा रहे हैं हम वो आवास उनको अलॉट करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी कहा था कि जब तक 18 लाख परिवार के आवास स्वीकृत नहीं होंगे मैं मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करूंगा। और आप लोगों ने भी उस खबर को चलाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर प्रवेश से पहले किस प्रकार से उसको स्वीकृति दी और जो आवास तैयार थे उसमें किस प्रकार से हितग्राहियों को उस आवास में शिफ्ट करने का काम किया गया। तो हमारी प्राथमिकता में है इस प्रदेश के किसान, हमारी प्राथमिकता में इस प्रदेश के गरीब, हमारी प्राथमिकता में इस प्रदेश की माताएं बहनें, और निश्चित तौर पर हम नारी को लेकर के चल रहे हैं, ज्ञान को लेकर के चल रहे हैं और अपनी प्राथमिकता के आधार पर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, बड़ी समझदार है कि किस प्रकार से बीते 5 वर्षों के अंदर में उनसे वादे तो किए गए लेकिन एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया गया। और छत्तीसगढ़ की जनता यह भी देख रही कि महज 90 दिन के अंदर में किस प्रकार से मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम हुआ, यहां तक कि न्याय की दिशा में आगे बढ़ने का काम हुआ, चाहे पीएससी में गड़बड़ घोटाले का विषय हो, किसानों को बोनस देने का विषय हो। आपके पास दोबारा विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े। विवेक जी, जिस ज्ञान की बात बीजेपी कर रही है, ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, आपको क्या लगता है कि इन्हें वाकई में साधा गया है, इनके लिए सोचा गया है? देखिए, निश्चित ही सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 88 सीटों पे जहां मतदान हो रहा है, सभी मतदाताओं से अपील है कि अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, वोट डालने जरूर जाए। और आज जिस तरीके से भाजपा भ्रम फैलाने का काम कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है, जब यही भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी तभी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, बेरोजगारी खत्म करने की आवश्यकता है। परंतु आज जब प्रचंड बहुमत से सत्ता हासिल हो गई, उसके बाद इन सारे मूल मुद्दों से उन्होंने ध्यान भटकाने का कार्य किया है। आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पे चुनाव हो रहा है। इन 9 सीटों पे भाजपा के सांसद है, परंतु अपनी उपलब्धियां बताने में आज कहीं ना कहीं विफल साबित हो रहा है। वो ये नहीं बता पा रहे कि क्षेत्र में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, आज क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। जब जनता उनसे इस बारे में सवाल पूछती है तो वो कांग्रेस को कोसने का काम करते हैं, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास करते हैं, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आज रीवा और सतना में मतदान हो रहा है। रीवा सतना वो क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा युवा भारतीय सेना में जाने के लिए तैयारी किया करते थे, लाखों की संख्या में जाने के लिए तैयारी किया करते थे। आज अग्निवीर योजना का परिणाम यह है कि वो कहीं ना कहीं रुझान घटा है। आज हजारों की संख्या में युवा बचे हैं जो पहले लाखों की संख्या में हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर योजना का कार्यकाल तो एक सरकार के कार्यकाल से भी छोटा है। तो युवा आज परेशान है। युवा आज कहीं ना कहीं आज अपने मताधिकार का उपयोग करके इस खराब जो योजना है, जो विफल योजना है, इसको बदलाव के लिए अपना वोट करेगा। आज मध्य प्रदेश का किसान जिस तरीके से उनके ऊपर काले कृषि कानून थोपे गए और उन्होंने संघर्ष करके उस कानून को बदलने के लिए प्रयास किया था और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और काले कानून को वापस लेना पड़ा। तो निश्चित ही आज किसान एकजुट होकर सरकार के खिलाफ में यहाँ पे अपने मताधिकार का उपयोग करेगा। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आज खजुराहो में भी चुनाव है। जब स्मृति ईरानी जी आके वहां पे महिला सुरक्षा की बात करती है तो वहां की महिलाओं ने प्रश्न उठाया था कि दीदी, मणिपुर में जब माता और पुत्री की अस्मिता पे आंच आ रही थी तब आप मौन क्यों थी? आज 400 रुपए का जब गैस सिलेंडर था तब आपको महंगा दिखता था, आज 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है वो आपको महंगा क्यों नहीं दिख रहा है? उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर तो मिले पर गैस सिलेंडर भराने के लिए 1000 रुपए की व्यवस्था कौन करेगा? चिंता का विषय। ठीक है, जनधन खाते खोले गए, आपके पास इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे और भी खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल ये उमेश जी कि मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं, उन 6 की 6 सीटों पर बीजेपी लंबे समय से जीतते आई है। इस पर आपका एक कमेंट लूंगी, लेकिन वासु मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े। वासु, ओवर टू यू। आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? आपने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया, भारतमाला। बिल्कुल, देखिए मैं सतना में इस वक्त मौजूद हूं और सतना से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं गणेश सिंह, वो इस वक्त मतदान करने पहुंचे हैं। अपने परिवार के साथ उन्होंने वोट कास्ट किया है और अभी उनसे कोशिश भी करेंगे कि हम गणेश सिंह से बातचीत कर सके। लेकिन सतना में बहुत दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि गणेश सिंह के सामने चुनौती दे रहे हैं सिद्धार्थ कुशवाहा, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं, हाल ही में विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं नारायण त्रिपाठी बसपा
बसपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से वो पहले जुड़े रहे, लेकिन अब बसपा के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसके चलते जो मुकाबला है यहाँ पर वो त्रिकोणीय हो चला है। सतना के अपने मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी जनता जो है वो निकलकर मतदान कर रही है। जब हम वोटर्स के बीच पहुंचे और वोटर से हम बातचीत कर रहे थे तो ये बात भी जो है वो निकलकर सामने आई है। तो ये एक दिलचस्प मुकाबला। सर, वोट आपने कास्ट किया है, जनता के बीच भी आप लगातार पहुंचे हैं, कैसा रुझान देखा है? जनता का एक तरफा रुझान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के प्रति विश्वास का, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने कहा था वो जमीन पर उतर गया और इसीलिए जनता का विश्वास उनके साथ जुड़ गया और जनता इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को फिर से अपना मत दे करके विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 4 बार सर आप पर जनता ने भरोसा जताया, विधानसभा में थोड़ी सी चूक जरूर हो गई, इस बार क्या लगता है सर? भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार करेगी, जैसा कि नारा है। ये नारा अब तो जनता का बन चुका है, अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार। सर, नारायण त्रिपाठी आपके साथ ही रहे कभी, लेकिन अब आपके विपक्ष में चुनावी मैदान में है, मुकाबला कांग्रेस से या नारायण त्रिपाठी थोड़ी सी समस्या देंगे? नारायण त्रिपाठी जी किस दल में रहते हैं, कब कहां चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अभी विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपना एक दल खुद बनाया था, बिंद पार्टी, और फिर उससे चुनाव भी लड़े, जनता ने नकार दिया तो बहुजन में चले गए। अब वहां भी रहने वाले नहीं, कल परसों बाहर हो जाएंगे वहां से। ठीक है, गणेश सिंह हमारे साथ दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव इस बार जीतेंगे और पीएम मोदी ने जो विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा किया जाएगा। सतना में की मैं बात करूं तो लगातार जो है वो वोटिंग यहां पर चल रही है। अभी हम गणेश सिंह जो यहां से प्रत्याशी हैं, 4 बार के सांसद हैं, उनसे बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आप नजर बनाए रखिएगा वहां पर, अगर कोई अपडेट होगा तो फौरन आपके पास आएंगे। और एक व्हाट्सएप नंबर भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। आप भी अगर वोट डाल चुके हैं तो एक सेल्फी आपकी उंगली पर जो निशान लगी है उसके साथ जरूर भेजिए और लोगों को जागरूक कीजिए, प्रेरित कीजिए कि एक वोट बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लेकिन यह महा कवरेज लगातार जारी है।